Namaste everyone. My name is Femin Gajera. I am from Surat. I have secured All India Rank 4 in UPSC Central Armed Police Force Assistant Commandant Exam 2023. I am giving you few inputs for this examination, what to do and what not to do. इस एग्जामिनेशन में कई सारे स्टेजेस हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू है। इस समग्र प्रोसेस के दौरान आपकी जो मेहनत है ये इंजन के तौर पर कार्य करेगी, किंतु कई सारी वैल्यूज़ है जो आवश्यक है, बिकॉज दिस वैल्यू विल एक्ट एज अ स्टीयरिंग एंड गिव यू डायरेक्शन, बिकॉज नॉट ओनली engine but steering also required to get the success, right? For this preparation, I have done my preparation at Sardar Dham, Ahmedabad, and rest of the preparation I have done at my home. प्रिपरेशन मैंने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी की थी, साथ में मैं जब ये शेड्यूल आया यूपीएससी का तो मैंने सीएपीएफ के लिए भी तैयारी चालू की। सीएपीएफ एक ड्यूअल रोल देता है जहाँ पर सारी फोर्सेस है जो स्पेशलाइज है, जिसमें सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है और बीएसएफ है। कुछ फोर्सेस बॉर्डर गार्डिंग है और कुछ फोर्सेस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करती है। बिकॉज आई हैव सिक्योर्ड द ऑल इंडिया रैंक 4, आई विल गेट द सीआईएसएफ force as per my preference, so it will give me opportunity to protect the critical installations in our country like nuclear power plant, ISRO, parliament, and provide the special duties like election duties, law and order issues. यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि किस दिशा में एक एस्पिरेंट को इस परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। इस परीक्षा जो नोटिफिकेशन अप्रैल में दिया जाता है, जिसमें कितनी वैकेंसीज होगी वो पब्लिश होती है, साथ में पूरा नोटिफिकेशन में क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो काफ़ी आवश्यक है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि अगस्त से, जब अगस्त में इसका पहला स्टेज लिया जाता है पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एमसीक्यूज में पंक्चुअलिटी चाहिए, प्रिसीजन चाहिए। इस पेपर 1 में 125 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन से 2 मार्क यानी 250 मार्क्स। जो सब्जेक्ट्स होंगे वो काफ़ी वेरियस होंगे, जो सिविल सर्विसेज में होते हैं वो सारे, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, एनवायरनमेंट है, जनरल साइंस है, मैथ्स है और साथ ही में करंट अफेयर्स है। जिसकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो सिविल सर्विसेज की सारी पढ़नी है, लक्ष्मीकांत से लेकर जिसे लियोंग से लेकर इकोनॉमी में रमेश सिंह या मृणाल सर के लेक्चर्स पढ़ सकते हो, आर्ट एंड कल्चर का पढ़ना है। किंतु आवश्यक ये है कि आपके बेसिक कंप्लीट होने चाहिए, स्पेशली जनरल साइंस के लिए, क्योंकि जो जनरल साइंस पूछा जाता है और सिविल सर्विसेज में साइंस एंड टेक पूछा जाता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो गॉट दिस पॉइंट, बिकॉज एनसीईआरटी मस्ट बी देयर, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी फ्रॉम 6th to 10th, right? And while reading all these books, we have to be very careful to read the previous year questions, because previous year questions will give you the direction that what you should read and what you should not read. So give your main focus on the PYQs on each and every day. It is main important thing to get the maximized score. For me, I have attempt more than 108 questions in the last examination. In last examination, paper was a bit difficult, so I was flexible in paper 1, because you can't go with rigidity in any exam, because UPSC demands a very high agility person. So in this paper 1 stage, you have to maximize attempt, right? 100 plus attempt is minimum required. Second thing is complete your general study from the civil services perspective. Third thing is general science and maths. These two subjects is very helpful to maximize your score, because now we can see that the maths trend is little bit tougher side. So give your efforts on maths, because we have less time and more content. So give focus on general science and maths, so you can get the 150 plus marks. So it is a safe score to get the selection. Fourth thing is, you should not have any fear. While during the exam, we know we have limited time. Fear is natural phenomena, because
you have studied a lot, you have responsibility. Because of this responsibility, you are a responsible aspirant. It might be that you may be trapped into fear, but fear will collapse you. जैसे कि सैम मानक शो अजीत दोवल सर कहते हैं कि डर होना चाहिए पहले नहीं, जो काम करते हो तब नहीं, उसके बाद डर रखो. जब प्लानिंग करो, एग्जीक्यूट करो, तब फोकस रहो, उसके बाद ये सोचो कि ये कैसा हुआ. सो डू नॉट ओवरथिंक ड्यूरिंग द एग्जाम, बी फोकस while the paper one. If I am sharing my experience that in the first 10 question in paper one, I have only attempted 2 questions. I can't attempted many questions because it was tougher paper for me. The set was on tougher side. But I know that कि अगर मुझसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं हो रहा. खुद में विश्वास रखे, ईश्वर में विश्वास रखे, आगे बढ़िए. Another point is the introspection. एक 2 फेमस लाइन है कि सारी उम्र गालिब हम यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे. सो एट ईच एंड एवरी स्टेज, इफ यू आर गेटिंग लो मार्क्स, इफ यू आर गेटिंग फेलियर, देन इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, rectify your mistakes and go ahead. Don't be trapped at any position and don't give any excuse. Go further. Moral should be high, right? So this is a strategy for paper 1. Now I'm moving towards the paper 2, which is on the same day. Paper 2 is basically for the subjective paper, where you have to write the whole paper, where you have to write essay, report writing, precise writing, argument writing, comprehension and English grammar. Apart from English grammar and precise and comprehension, you can write in Hindi as well as English, but few portion is mandatory, you have to write in English. यहाँ पर एक पेपर है, पर आपको पढ़ना सब है, क्योंकि जो ऐसे आएंगे, आर्ग्यूमेंट राइटिंग आएगी, रिपोर्ट राइटिंग आएगी, वो कोई भी टॉपिक पर होगा. वो राज्य व्यवस्था पर हो सकता है, अर्थव्यवस्था पर हो सकता है, पर्यावरण संबंधित हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी पर हो सकता है, जो करंट अफेयर्स है उस पर हो सकता है. सो यू हैव टू गिव योर मैक्सिमम एफर्ट्स टू get the maximum score in paper 2, because paper 2 is very critical to get the highest marks, because in paper 1 it is a part of objective paper, but in paper 2 there is a subjectivity. Each and every individual has a different thoughts and they are putting their thoughts on the pen in a different way, right? So what you have to remember while writing the paper 2 is, first, there should be a flow. हमें पढ़ना वो अच्छा लगता है कि जो लिखा हुआ अच्छा हो. सो इट देयर शुड बी अ फ्लो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो थॉट्स हमारे दिमाग में है वो हम लिखें. देयर शुड बी अ फ्लो कि आप क्या लिख रहे हैं, उसके बाद वाला सेंटेंस उससे पहले वाले से मिलना चाहिए, राइट? इसी तरह से पूरे फ्लो में ऐसे होना चाहिए. यदि आपको चाहिए तो आप इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदूज में, योजना में कहीं भी पढ़िए, पूरा आर्टिकल पढ़िए कि द वे दे आर्टिकुलेट द होल आर्टिकल, राइट? दूसरा पॉइंट आता है कि आर्ग्यूमेंट राइटिंग. इन द आर्ग्यूमेंट राइटिंग you have been given a one topic. You have to write 5 arguments in favors and 5 arguments in against of that topic. So be objective on that part. एक ही चीज बार बार घुमाकर आपको नहीं लिखनी है, राइट? तो जब आप आर्ग्यूमेंट राइटिंग लिखे तब एक प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, है ना? हम कौन सी चीज पढ़ते हैं जो दिखने में अच्छी हो, राइट? सो पहले थोड़ा इंट्रो लिखिए 2-3 लाइन में, फिर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आर्ग्यूमेंट लिखिए कि ये फेवर्स में, ये अगेंस्ट में है, और एक कंक्लूजन लिखिए जो बैलेंस वे में होना चाहिए. अगर आपको जानना है कि बैलेंस वे में किस तरह से बात करते हैं, तो हमारे माननीय श्री विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब के आप स्पीचेस सुन सकते हैं, राइट? कि किस तरह से एक बैलेंस व्यू में किसी बात को रखा जाता है कि ना तो किसी को बुरा लगे, ना ही तो कोई और जोश में आ जाए. एक बैलेंस में, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज ऑफ अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, वी हैव टू यूज इन ईच एंड एवरी स्टेज, राइट? सो गो विद इट फ्लो दैट यू हैव टू बी प्रिसाइज while writing the arguments. Second thing is, don't repeat thoughts again and again, right? Each and every thought should be a logical. Third thing is, the presentation should be good. These 3 things you have to
focus while writing these argument writing. Next portion is report writing. The obvious thing is a report is always in the past tense because that event already occurred in the past. So write the report in past tense. और एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप रिपोर्ट लिखेंगे ना तब एक फॉर्मेट होता है कि कौन लिख रहा है और किस प्लेस से लिख रहा है. तो वहां पे किसी भी व्यक्ति का नाम आपको मेंशन नहीं करना है. अगर आपने वहां पर नाम मेंशन कर दिया कि कोई किसी का नाम, तो आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा. आपको लिखना है वहां पर ABC या XYZ, राइट. देयर शुड बी एनोनिमस. यू शुड नॉट हैव, यू शुडंट राइट एनी नेम अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग. तो जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे वो एक मैनर में होना चाहिए कि कोई एक इवेंट किस तरह से हो रहा है. जब हम स्कूल्स में लिखते थे उस तरह से रिपोर्ट राइटिंग यहां पर नहीं लिखनी है. एक डिप्लोमेटिक, एक ऑफिशियल जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो एक अरेंजमेंट के साथ होता है कि जिसमें वो अरेंजमेंट में कौन है, किस तरह से हुआ है, जो किया गया है उसका एम क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, क्या ये रिजल्ट शॉर्ट पीरियड में है, लॉन्ग पीरियड में है, क्या कोई चैलेंजेस आए हैं उसमें. तो ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है. और अगर आप ये एंड में लिख रहे हैं तो सोर्सेज भी लिखिए कि वी हैव गॉट दिस डेटा फ्रॉम दिस पॉइंट दैट पॉइंट, राइट. सोर्सेज नीचे लिखिए. जैसे कि आप पढ़ते होंगे कोई रिपोर्ट तो उसमें लिखा हुआ होता है कि पीछे कि ये रेफरेंसेस है कि हमने यहां से लिया, यहां से लिया. तो एक दो पॉइंट लिख लीजिए कि अच्छा दिस पॉइंट वी हैव टेकन फ्रॉम दिस योजना मैगजीन, राइट. इट शोज दैट यू आर वेरी प्रोफेशनल इन राइटिंग. दैट इज द मेन पॉइंट. Another portion is precise writing. The name it suggests there is a long passage and you have to cut it down and write it in a 1/3 words. एक लंबा पैसेज जिसको आपको छोटा करके लिखना है अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, जो उसका सार है वही सार रहे और ना बदले. क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जब इवेंट बड़े होते हैं, बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने सीनियर्स को पूरा डॉक्यूमेंट्स दीजिए. आपको एक शॉर्ट समरी में उनको देना होता है. तो ये प्रैक्टिस है आपके लिए कि आप प्रिसाइज राइटिंग से कैसे लिख के सीखे. तो इसी प्रकार से आपको पूरा पैसेज को शॉर्ट में करके लिखना है. और यहां पर आपको एक बात ध्यान रखने की, पूरा पैसेज पहले मत पढ़ लीजिए. ये मत सोचे कि हम पहले पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे जब तक एंड में पहुंचेंगे तब तक ऊपर का सब आप भूल जाएंगे. तो बेस्ट वे ये है कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, 2-3 लाइन लिख लीजिए, साइड में लिखिए या डायरेक्ट पेपर में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए. ऐसा ऐसा करते पूरा एक स्ट्रक्चर आपके पास रेडी हो जाएगा, राइट. और इस तरह से आप आगे बढ़िए ताकि जो आपका मैक्सिमम है ना आउटपुट वो मिले. ये ना कि आप समझ पूरा जाए पर पेपर में आप नोट डाउन ना कर पाए. उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन. पूरा पैसेज होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपके उसके आंसर देने हैं. आंसर उस पैसेज के थ्रू ही आने चाहिए, आपके थॉट्स नहीं आने चाहिए. जनरली क्या होता है, जब हम इतना जनरल स्टडीज में पढ़ लेते हैं ना, तब हर एक चीज में हमारे थॉट्स ऑलरेडी डेवलप्ड है, बट ये बायसनेस हमारी उस आंसर्स में नहीं दिखनी चाहिए. जब आप क्वेश्चन पढ़े, देखिए यहां पर अंडरलाइन कीजिए कौन सा वर्ड है, उस वर्ड को पैसेज में ढूंढिए, कहां पर है ये वर्ड, क्या मीनिंग दे रहे हैं ये, वही उन्हीं शब्दों के साथ अच्छे से वहां पर नोट डाउन कीजिए तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, राइट. उसके बाद आता है इंग्लिश ग्रामर, विच इज माय फेवरेट पोर्शन, बिकॉज बाकी सारा पार्ट सब्जेक्टिव है, इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्टिव है. कि अगर आपने मेहनत की है तो 25 मार्क्स से 25 मार्क्स में आप अबाउट 20 स्कोर कर देंगे. जहां तक मेरी बात है, जहां तक मेरा इवोल्यूशन रहा है, मेरे मार्क्स 22 प्लस हो रहे हैं, राइट. So you should give your best in the English grammar. There are topics like voices, speeches, and those verb arrangement, phrasal verbs, and what should in the pronoun section as well. But there are only around 12 to 15 points are there. So give focus on that part so that you can score maximize in the English grammar. Your focus should be the get 100 plus marks in paper 2, right. 150 plus in paper 1, 100 plus in paper 2. While writing paper 2, I have observed that many people simply write that
PM Modi said this that. See, if you are want to become officer, you should pronounce the name in a very official manner. Like, you can't say that PM Modi. You have to use that on our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, our honorable External Affairs Minister Shri Jaishankar sir, right? So use proper words while writing the paper 2. जब पेपर 1 और पेपर 2 आप दे देंगे, उसके बाद दोनों के कंबाइंड मार्क्स मिलाकर जब ये लिस्ट आएगा कि कितने क्वालिफाई हुए फिजिकल एग्जाम के लिए, तो आपको तैयारी चालू करनी पड़ेगी. 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट. These events are not that tough, but you have to practice a lot, right, to qualify this examination, because I have seen that maximum participants disqualified in 100 meter and in long jump. So give your best while preparing for this physical test. Don't be injured. Be calm while preparing this physical examination. On the next day, you will have the medical examination. Medical examination which is not in your hand, because army officers will examine you from your head to your toe, right? इसके एक बुकलेट है जो आपको पढ़नी है. आपको देखना है कि क्या आप मेडिकली फिट है कि नहीं. ये ना हो कि आप परीक्षा की तैयारी करें, मेहनत करें, लेकिन हम मेडिकली फिट ही ना हो. जो आपके हाथ में है वो है आपका वेट. वेट शुड बी अंडर 25 BMI. It is strictly, if you are above BMI 25, you will be disqualified. There is also provision for height. Height is different for boys and girls. So you can see these height and weight chart in the notification itself. मैंने ये अक्सर देखा है कि मेडिकल में आइज में कई सारों को रीमेडिकल मिलता है और डिस्क्वालिफिकेशन मिलता है. तो अगर आपको किसी प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको ये कंसिडर करना है, राइट? साथ ही में नोकनीज है, फ्लैट फ्रूट है, ये कई सारे पॉइंट्स है जिसमें अक्सर कैंडिडेट्स को डिस्क्वालिफिकेशन मिलता है. तो ये आप पहले से ध्यान रखिए और उसके चलते आप आगे बढ़े इस एग्जामिनेशन में. जब आप फिजिकली और मेडिकली क्वालिफाइड हो जाएंगे तो उसके बाद आता है इंटरव्यू स्टेज, जो कि काफ़ी एक एडवेंचरस है, बिकॉज दिस इंटरव्यू इज टेकन बाय द UPSC बोर्ड which is held at धौलपुर हाउस UPSC भवन एट न्यू दिल्ली. डिफरेंट बोर्ड्स होंगे जो UPSC के बोर्ड मेंबर्स हैं, वो चेयरपर्सन होंगे और वो रैंडमली बहुत सारे फील्ड्स के एमिनेंट पर्सनालिटीज को बुलाएंगे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं जो आपके बोर्ड में आएंगे. यदि मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और मेरा दूसरा इंटरव्यू था, राइट? तो जो फियर था वो पहले से ही मुझे नहीं रहा है, क्योंकि आई वॉज सोशलाइज विद ईच एंड एवरी वन. सो देर शुड बी नॉट एनी फियर, राइट? आपको अपने पक्ष रखना है तो मजबूती से पक्ष रखने हैं. इंटरव्यू में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए. कहते हैं कि द वे यू ड्रेस्ड यू विल बी एड्रेस्ड. मेरे एक मेंटर थे, वो थे चौधरी सर. तो चौधरी सर ने हमें अच्छे से गाइड किया था कि किस तरह से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ हमने ध्यान में रखी थी. इसी के साथ सरदारधाम अहमदाबाद स्थित मीना सर, सरदारधाम दिल्ली स्थित जालन सर, शर्मा सर, जो रिटायर्ड IAS है सभी, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी कि इंटरव्यू में किस प्रकार से हमें अपना जो शब्द है, हमारा जो फ्लो है, हमारी जो भाषा है रखनी चाहिए. भाषा आप हिंदी में रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं. I have chosen the bilingual. I have decided that in what language they will ask, I will give the answer in that language. So the Raj Shukla sir have started in Hindi, so I have given the answers in Hindi. And in one member asked question in English, so I have given the answers in English. So language doesn't matter. What matters is your words, is your opinion. Your opinion should not be radical. There is quite different opinions regarding this subject, that what should be the direction of the opinion. Either should be ideal or be the practical. So in my opinion, I have observed a lot of things and I have concluded in one statement that you have to give your answer in both the approach. How? तो मैंने UPSC के सारे जो बोर्ड मेंबर्स है उनका डिटेल में देखा कि ईच एंड एवरी पर्सनालिटीज में पूरी लाइफ के दौरान क्या किया है.
जैसे कि कुछ जो मेंबर्स रहे वो प्रैक्टिकल फील्ड में रहे, दे वांट अ प्रैक्टिकल अप्रोच, while few members want a leaning towards little bit ideal, right? So I always prefer to give answer in a practical way, because right now the whole the order of the world is rapidly changing, right? So we also have to change our approach as well. So मैंने जो भी आंसर दिए थे वो एक प्रैक्टिकल अप्रोचेस से दिए थे, जो काफी मैं एक और से कहूँ तो मुझे भी संदेह था कि क्या मैंने सही आंसर दिए कि नहीं दिए, बट यू शुड नॉट ओवर थिंक रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस, राइट? आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में एक लक फैक्टर भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्ड वर्क इज देयर बट लक इज देयर एट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. सो इफ इट इज इन योर हैंड, गिव योर 100%. इफ इट इज नॉट, लिव इट इन योर गॉड. इंटरव्यू में आपको ध्यान ये बात का रखना है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स, आपका ग्रेजुएशन, आपकी हॉबीज, आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, ये सारी चीज आपको डिटेल में पढ़नी है, राइट? what are your parents doing, why you want to join these forces, and be honest while giving the answers, because यदि आपके दोस्त कुछ झूठ बोलते तो आप पकड़ लेते, राइट? एंड दे आर वेरी मैक्सिमम लेवल तक उनका नॉलेज है. जिस सर्विस में हम जाना चाहते हैं उस सर्विस के टॉप पोजीशन पर वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बाद उन्होंने यूपीएससी ज्वाइन किया है. तो ये मत सोचे कि आप झूठ बोलेंगे और आप वो कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट? वो काफी एक बोधिसत्व की तरह है, समझ सब जाएंगे, सिर्फ हंसेंगे. आप झूठ बोलोगे तो भी वो स्माइल करेंगे, बट वो मार्क्स काट लेंगे. सो जब आप प्रिपरेशन करिए तब सही से कीजिए, अपना 100% दीजिए. पेपर 1, पेपर 2 इंटरव्यू, एम हाई, डोंट लुक एट द कट ऑफ. अगर आप कट ऑफ देखेंगे और आप उतनी ही मेहनत करेंगे तो फिर कट ऑफ ही क्लियर होगा, और अगर उसमें 19-20 हो गया तो कट ऑफ ही नहीं क्लियर होगा. एम हाई, माई एम वॉज टू गेट द 400 मार्क्स आउट ऑफ 600. सो विच इज अ मैक्सिमम मार्क्स अ पर्सन कैन गेट, सो ही कैन बी इन द टॉप 10. तो आप एम हाई रखिए. जब एम हाई रखते हैं तब अगर 10-20 मार्क्स का भी डिस्टेंस हो गया तो भी कोई बात नहीं, आप लिस्ट के अंदर नाम आ जाएंगे. और जब आप पेपर 1, पेपर 2 इंटरव्यू देंगे ना, तब हर बार कुछ होगा कि हम कुछ आगे बढ़ जाए, कुछ छोड़ दे. तो डोंट बी डेस्परेट, बिकॉज इफ अ पर्सन बिकम डेस्परेट ही विल लूज द बार्गेनिंग कैपेसिटी. सो डोंट बी डेस्परेट, यू शुड नॉट हैव फियर, गो विद योर मैक्सिमम कॉन्फिडेंस. You should have clear with your basics, maximum attempt, your precision should be there, handwriting should be there. Don't leave any portion in the paper to complete the paper in a time bound manner. Manage your time at early stage so that you can manage time in examination. Playground में जितना गिरना है गिरो, जितना आपको शरीर को घिसना है घिसो, जितना वहां पर घिसोगे उतना फिजिकल में अच्छे से कर पाओगे. डोंट लुक एट दी 16 सेकेंड्स एट 100 मीटर. टारगेट रखो कि हम 14 सेकंड में खत्म करेंगे. अगर कुछ 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हुआ तो 100 मीटर में ही आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे. लॉन्ग जंप में भी 11.5 फीट का जंप है, जंप लगाए 13 फीट का, क्योंकि अगर कुछ 19-20 हुआ तो वहां पर जाके कोई गलती ना हो. इंटरव्यू में बी रेडी, एनी डिफिकल्ट सिचुएशन. अगर वो प्रेशराइज कर रहे हैं, स्माइल कीजिए, कॉन्फिडेंस रहिए, शांति से बोले कि सर नहीं मालूम, शायद ये मेरे पढ़ने में नहीं आया, मैं जरूर इस पे आगे पढ़ूंगा. बट डू नॉट ब्लफ. अगर आप ब्लफ करते हैं इसका अर्थ ये होता है, देखिए अगर आप झूठ बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है पता है, कि वो जो पूछ रहा है उसका आंसर आपको पता नहीं, और जो आप आंसर दे रहे हैं उसका क्वेश्चन आपको पता नहीं. सो बी प्रिसाइज. नहीं आता तो ना बोलिए, शांति से जवाब दीजिए. वो भी एक पर्सन है, आप भी एक पर्सन है, वो समझ सकते हैं कि आप पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, हो सकता है थोड़ी गलती हो जाए, शायद आप ग्रीट करना ही भूल जाए, हो सकता है, लेकिन डोंट बी प्रेशराइज. दे अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, दे आर वेरी काम एंड कंपोज, दे हाईली एक्सपीरियंस पर्सन. सो डोंट लुक हियर एंड दैट, बी फोकस ऑन योर गोल. और एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रिपरेशन में आपको अच्छा परफॉर्म करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसकी सीट्स काफी कम है, और इस एग्जामिनेशन में अगर आप
क्वालिफाई करते हो तो दूसरी बार आप ये एग्जाम नहीं दे सकते कि मुझे ये फोर्स है वो फोर्स है, जो फोर्स मिलेगी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसलिए जब हथौड़ा मारे तो पूरी मेहनत से हथौड़ा मारे। और हमेशा ये मैं आखिरी स्टेटमेंट से मैं कंक्लूड करूंगा कि कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आदि से अनंत तक यही रही है परंपरा, कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्या वसुंधरा। नमस्ते।